नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरों में थोड़ा ठहराव आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर उथल पुथल शुरू है। अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच डीएनए पर जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को ज्यादा ताकत देकर अपने भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संदेश दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना इंडिया गठबंधन और गैर बीजेपी पार्टियों का हथियार बना, लेकिन अब बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान करके पॉलिटिक्स की पिच पर एक अलग ही गुगली फेंक दी है। ऐसे में बड़ा जरूरी है यूपी पॉलिटिक्स की आने वाले दिनों की तस्वीर को समझना, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोड काकोरी और कसारी मसारी जैसे बेस्ट सेलर उपन्यासों के लेखक, बेहद वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच में पिछले 3 दिन से एक्स हैंडल पर उनके हम एक बड़ा अजीब मैच देख रहे हैं। सोशल मीडिया युद्ध कह सकते हैं उसको। एक दूसरे का डीएनए चेक किया जा रहा है और अपने आखिरी ट्वीट में तो अखिलेश यादव ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बड़े पॉलिटिकल स्टाइल में ब्रजेश पाठक के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की है। मेरा सवाल यह है कि ये क्या मात्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो नेताओं की तू मैं है, या अखिलेश यादव ने पिछले दिनों अपने पीडीए में P4 पंडित ढूंढा, हाथा नहीं भाता जैसे जुमले दिए, ठाकुर पुलिस वालों की फहरिस्तें निकाली, तो वो जो पंडित वोट बैंक पर एक तरीके से जो डोरे डाल रहे थे उसके काउंटर में ब्रजेश पाठक उतरे हैं क्या? नीरज जी, अगर आप गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो लगातार एक फैक्टर बनता है। लगभग 15 से 16%, 17% के आसपास ये ब्राह्मण पहुंचता है, और ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन वोट रहा है। और चाहे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का जमाना रहा हो या भारतीय जनता पार्टी उसे अपना कोर वोटर मानती हो और समाजवादी पार्टी इस पर डोरे डालती हो, लेकिन ब्राह्मण वोटर को लेकर एक लगातार एक चर्चा बनी रहती है, क्योंकि ब्राह्मण को यह माना जाता है कि ब्राह्मण वो कौम है जो पान की दुकान से लेके चौराहों और चाय की टपरियों तक बैठ के जब चर्चा करता है ना, तो माहौल बदलता है। माहौल बदलता है तो मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें स्विंग करती है। अगर आप 2-4 महीने के पीछे पीछे की तरफ चले जाए तो अमूमन आप ये पाएंगे कि केशव मौर्य और अखिलेश यादव ये दोनों एक दूसरे को अपना निशाना बनाते थे। वजह थी पिछड़े की राजनीति, और केशव मौर्य उस काशी, कुशवाहा, सैनी, माली, मौर्य उस वोट बैंक को लेकर चलते हैं जो प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, इस पूरे इलाके में लगभग 4 से 6% के बीच में फ्लैक्चुएट करता है। तो पिछड़ा नेता कौन बड़ा है, इसको लेकर अखिलेश और केशव मौर्य, यानी वो भी डिप्टी सीएम ही रहे हैं, इन दोनों के बीच में अमूमन आपको एक राजनीतिक द्वंद्व दिखाई देगा, एक पॉलिटिकल रेसलिंग सी दिखाई देगी। लेकिन अचानक ये ब्राह्मण पर शिफ्ट हुई है। ब्राह्मण पर शिफ्ट होने का मेरा मतलब यह है कि अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह के समय में जनेश्वर मिश्र उनके सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे। अमर सिंह फंड मैनेजर थे, मोहन सिंह ठाकुरों के नेता थे, धनीराम वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा ये दोनों कुर्मियों के नेता हुआ करते थे। तो बहुत स्टाइल से मुलायम सिंह यादव ने हर जातियों को, हर तबके की हर लेयर को पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जनेश्वर मिश्र जाने के बाद ब्राह्मण लीडर कोई नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। मुस्लिम नेता जो आजम खान छोटे से एक रामपुर से आते थे, वो इतने बड़े नेता हो गए मुसलमानों के कि बहुजन समाज, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के खेवन हार होते थे मुसलमानों के लिए। अब आई ब्राह्मण राजनीति। तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाने के पीछे ब्रजेश पाठक को भारतीय जनता पार्टी का जो सीधा सा विजन था सेंट्रल का, वो ये था, या संगठन का, कि
एक ब्राह्मण नेता तैयार किया जाए, और वो ब्राह्मण नेता जो खुद बहुजन समाज पार्टी के उस काल का ब्राह्मण नेता है जब सोशल इंजीनियरिंग की बात चल रही थी। अब इसमें मसला सिर्फ इतना आता है कि ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात की, लेकिन जो मीडिया सेल समाजवादी का जो हैंडल है, उस हैंडल से उनके डीएनए के बारे में बहुत ही खराब, आपत्तिजनक, बिलो द बेल्ट जैसी बातें सामने आई, और इसको लेकर एक दबाव भी बना योगी आदित्यनाथ पर भी, कि उन्होंने 2 दिन तक इस पूरे मसले पर जो कुछ भी चलता रहा सोशल मीडिया पे, अपनी तरफ से कोई बात इनिशिएट नहीं की, कुछ आगे कहा नहीं। जब ये दबाव बना और अंदर पॉलिटिकल कोठरी में इस बात पर चर्चा हुई, तब योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल ने भी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को बदजुबानी और बेलगाम होने पर समाजवादी पार्टी के इस हैंडल को डपट लगाई और एफआईआर कराने की बात तो ब्रजेश पाठक ने की। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि क्या ब्राह्मण लीडरशिप को लेकर कोई बात है, तो हां, ब्रजेश पाठक पर निशाना साधने के बाद यह लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, इसके जरिए सिर्फ ब्रजेश पाठक को नहीं बल्कि ब्राह्मण वोटर को भी नाराज कर रही हो। इसको लेकर अखिलेश यादव ने उन चीजों को अपने हिसाब से प्ले करना शुरू किया। हालांकि समाजवादी पार्टी से एक टिप्पणी ये भी आई थी कि ये उनका ट्विटर हैंडल ही नहीं है। बिल्कुल। ये भी एक बात आई कि ये उनका ट्विटर हैंडल है ही नहीं, उनका ट्विटर हैंडल मीडिया सेल का दूसरा है। लेकिन मीडिया सेल से लगातार पिछले 3 4 5 सालों से इस तरीके की इस वाले ट्विटर हैंडल से लगातार ऐसी बातें आई हैं जिन पर 2 या 3 बार एफआईआर हो चुकी है, और एक मनीष जगन अग्रवाल है जिनके बारे में बताया जाता है कि वो इसको हैंडल करते, उनको एक बार अरेस्ट भी करना पड़ा, और डीजीपी मुख्यालय पर जाकर खुद अखिलेश यादव ने इस चीज को लेकर प्रदर्शन भी किया था। तो ये हैंडल फिर एक बार सामने आ गया। लेकिन अखिलेश यादव ने अब जो प्ले अप किया है, उस प्ले अप के पीछे ये कि ऐसा ना हो कि ब्रजेश पाठक के नाम पर हम कहीं ब्राह्मणों को निशाना तो नहीं बना रहे, कहीं ब्राह्मण तो इससे नाराज नहीं हो रहे, और इस चीज का लाभ अब ब्रजेश पाठक के खाते में दर्ज हो रहा है। यही वजह है कि अब दोनों तरफ से ब्राह्मण पर बात आ गई, जबकि वो समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात कर रहे थे और इन्होंने जवाब ब्रजेश पाठक के डीएनए की बात की थी। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को अखिलेश यादव का जो आखिरी ट्वीट है उसका एक हिस्सा पढ़ के बताता हूं। आप देखिएगा कितने एनक्रिप्टेड लैंग्वेज में उन्होंने ब्राह्मण समाज को संबोधित किया है। जो लोग अपने दलों में नहीं पूछे जाते हैं उनसे पुनः आग्रह है कि कुछ सार्थक भूमिका निभाइए, और जिस समाज का आप सामाजिक प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के राज में उस समाज पर कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है, अगर कुछ बोलने का साहस नहीं है तो इशारों में कुछ कह दीजिए। ये ब्रजेश पाठक को कह रहे हैं, और अगली लाइन वो लिखते हैं कि अगर कभी संकट में होंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वो एक उन्होंने वो जो बात मनोज राजन त्रिपाठी ने कही कि मीडिया सेल, जो आईटी सेल था समाजवादी पार्टी का, जो उसका हैंडल था, उसने जिस तरह की एक आक्रामक और एक बदजुबान शब्दों का इस्तेमाल किया था, अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से उन्हें साधने की कोशिश की है। तो बुनियादी सवाल ये है मनोज जी कि आंकड़े बताते हैं सीएसडीएस के कि 80-85 बल्कि 85 से 90% वोट है जो ब्राह्मण का है वो बीजेपी को मिलता है। अखिलेश यादव की इस पॉलिटिक्स से ब्राह्मण बीजेपी से अलग होगा या अखिलेश यादव को मिलेगा क्या? देखिए, ब्राह्मण का जो ट्रेंड रहा है, जो मैं पिछले 20-25 साल से उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं, ब्राह्मण कभी समाजवादी पार्टी का ना कोर वोटर रहा है, ना समाजवादी की पार्टी की तरफ कभी वो जाने की कोशिश करता है। ये बीजेपी का ये वोटर है जिस तरीके से वैश्य वोटर, यानी जिसको चलताऊ भाषा में बनिया वोटर भी कहा जाता है, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। हाँ, एक बार इसमें डिफ्लेक्शन आया है जब मायावती ने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार पहले ये कहा, उसके बाद जो उनका नारा आया, वो नारा आया ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और यहां से ब्राह्मण जैसे ही बहुजन के साथ जुड़ा, वो 15% वोट का कॉम्बिनेशन ये था कि थंपिंग मेजॉरिटी के साथ मायावती की सरकार आई। फिर ये ब्राह्मण छिटका, ये ब्राह्मण बीजेपी में और मायावती में बट गया, लेकिन मुस्लिम वोट, यादव वोट और पिछड़े वर्ग का तमाम सारा वोट जाके अखिलेश यादव में जुड़ा, समाजवादी पार्टी में जुड़ा, लिहाजा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब हराया, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ब्राह्मण
अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश का, यूं देखा जाए नेशनल सिनेरियो में, अभी भी यूपी में अगर नेशनल, माफ कीजिएगा कि मतलब राष्ट्रीय चुनाव हो जाए लोकसभा के, तो उसमें ब्राह्मण भाजपा के साथ ही जाएगा। अब आते हैं बात जो अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसी इन कुछ वोटरों का सम्मान नहीं है पार्टी में, उसकी वजह बता दूं। उसकी वजह यह है कि चाहे राजनीतिक गलियारे हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक गलियारे हो, या आम जगहों पर चर्चा हो, उत्तर प्रदेश में एक बात बहुत गहरे तक पैवस्त हो चुकी है कि ब्राह्मण को दरकिनार किया गया है और ठाकुर लॉबी बहुत जबरदस्त तौर पर उत्तर प्रदेश में हावी है। इस बात को लेकर लगातार चर्चे और लगातार दो योगी टू गवर्नमेंट आ चुकी है। इसमें लगातार यह बात है कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और ठाकुरों के इस वर्चस्व के बढ़ने की वजह से ब्राह्मण नाराज हो रहा है। तो ये जो लास्ट ट्वीट आपने अखिलेश यादव का बताया है, अखिलेश यादव का ये ट्वीट उस तरफ इशारा कर रहा है, उस ओर इंगित कर रहा है कि आपकी पार्टी में आपका सम्मान नहीं। अरे हरीश द्विवेदी बस्ती के सांसद थे, लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने डीएम और कमिश्नर के खिलाफ वो लड़ाई लगे और धरने पर बैठ गए। 150 विधायकों ने विधानसभा के मतलब वेल में जाकर, मैं योगी वन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उसमें ज्यादातर ब्राह्मण विधायक थे। ब्राह्मण विधायक जब बंद कमरे में होते हैं तो मैं आपसे साफ बता रहा हूं, मैं उसका गवाह हूं, सरकार की बुराई होती है, ठाकुरों के वर्चस्व को लानत मनानत भेजी जाती है और इस बात पे कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट में ब्राह्मणों की कोई कदर नहीं है। ये बिल्कुल अंदर की बात आपको बता रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने जो उनसे, उनके मीडिया सेल से मिसफायर हो गया डीएनए को लेकर, ब्रजेश पाठक को लेकर, बाद में ब्रजेश किनारे हो जाते हैं, सिर्फ पाठक सामने आ जाता है। पाठक जब सामने आता है तो ब्राह्मण सामने आता है। अब इस पूरी चीज को उठाकर अखिलेश यादव एक अलग तरीके से मूव करते हैं, अपना अलग तरीके से एक प्यादा चलते हैं और उसमें बताते हैं कि इस पार्टी में इन वोटर्स का या इन लोगों का सम्मान नहीं है, लिहाजा हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए। इस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को सिंपैथाइज करने की कोशिश की है, जो ब्रजेश पाठक के नाम पर ब्राह्मण इनसे नाराज होने की एक तरीके से लेयर में आ चुका था कि ये ब्रजेश पाठक पर हमला नहीं है, ये सीधे ब्राह्मणों पर हमला है। नीरज, तो आपको लगता है कि अब अपनी इस पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव कामयाब होंगे? देखिए, ब्राह्मणों की वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो अखिलेश यादव इस तरीके से करके हो सकता है कुछ वोट पा जाए, क्योंकि किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी वोटर चिटक कर कहीं भी जा सकता है। जैसे मुसलमानों में शिया वर्ग तो पूरी तरीके से भाजपा में जाता है, लेकिन सुन्नियों और पसमंदा वोटर्स भी ऐसे हैं जो भाजपा को देते हैं, जो अपने आप में मेटल और केमिकल जैसा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कुछ ब्राह्मण जो आज के मतलब इस ठाकुरवाद से नाराज होंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो सबसे नियर कंटेंडर होगा वो अखिलेश यादव होंगे, तो कुछ 1% आधा परसेंट वोट शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ चला जाएगा ये अभी कहना थोड़ी जल्दी होगी। ब्राह्मण वोट कभी शिफ्ट नहीं होता है समाजवादी पार्टी की तरफ। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात और, जो आपने ठाकुरवाद और ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो बात कही, वो एक लेवल पर चर्चा में रहती है, लेकिन अखिलेश यादव उसे अंडरलाइन कर रहे हैं। वो पुलिस थान, जिस शहर में जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसके पुलिस थानों की लिस्ट ले आते हैं, देखिए भैया सिंह साहब इतने हैं, ठाकुर साहब इतने हैं यहाँ पर। वो राजा भैया की बात आते हैं तो कौन है राजा भैया टाइप का डायलॉग कह देते हैं। तो हम जिसे रामजी लाल सुमन प्रकरण के बाद एक ठाकुर वर्सेस दलित की राजनीति अखिलेश यादव खेमे से मान रहे थे, वो दरअसल क्या अखिलेश यादव ठाकुर वर्सेस ऑल कर रहे हैं और वो योगी आदित्यनाथ को इस मामले में जिसे कहते हैं कि कटघरे में खड़ा करने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, नो डाउट नीरज जी, ठाकुरों को लेकर नाराजगी है। नाराजगी किसी ठाकुर से नहीं है, ठाकुर प्रश्रय को लेकर नाराजगी है। और नाराजगी जाहिर करने में सबसे एक्सट्रोवर्ट कौम कौन सी है? वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने आप को साइडलाइन पाता है। जब वो साइडलाइन पाता है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की करता है। तो ये तश्तरी में सजा हुआ एक पूरा मुद्दा है जो यूं ही सरकार के खिलाफ अंदर खाने में विद इन पार्टी, विद इन गवर्नमेंट प्रिवेल कर रहा है। अब इस तस्वीर को उठाकर अखिलेश यादव ब्राह्मणों के सामने परोसने की कोशिश कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। अखिलेश यादव इस चीज को जानते हैं, इसलिए वो इस चीज को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा आप दे रहे हैं। ये अखिलेश यादव की कोई पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल बेबी नहीं है वो उनका, कि उन्होंने एक आइडिया पैदा किया वो सोशल इंजीनियरिंग जैसा। ये विद इन पार्टी, विद इन गवर्नमेंट, जो ब्राह्मण लॉबी है, जो ब्राह्मण नाराज है, उस नाराजगी को उठाकर अखिलेश यादव पॉस्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ब्राह्मण ये माने कि इस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार से जो ब्राह्मण नाराज है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपका मान सम्मान करेंगे, हम आपके पास आएंगे। लेकिन अगर यूं भी गौर कर लिया जाए तो अखिलेश यादव के पास कहां है चेहरा किसी ब्राह्मण का? कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है। तो वो प्ले कर रहे हैं, हाँ प्ले कर रहे हैं। हरिशंकर तिवारी की होती है तो वो कुछ ब्राह्मणों के साथ बैठक कर लेते हैं या फिर बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि हरिशंकर तिवारी का जो मसला है, जो बेतिया हाथे का मसला है, जो गोरखपुर का मसला है, वो मठ वर्सेस हाथा आज का नहीं है, 25-30 साल पुराना है। और उसमें जब हरिशंकर तिवारी का बेटा गिरफ्तार होता है तो मसला फिर ब्राह्मण का आता है और फिर अखिलेश यादव उसको प्ले करते हैं। लेकिन ये मुद्दा फिर मैं कह रहा हूं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये यहां का एक मुद्दा है जिसको उठाकर वो प्ले करने की कोशिश करते हैं, और इस बार भी उन्होंने किया। चलिए, आपने अखिलेश यादव के ब्रेन चाइल्ड की बात की, लेकिन पीडीए अखिलेश यादव का ब्रेन चाइल्ड है, जो पिछले कई महीनों पहले उन्होंने ये इजाद किया। और उसके बाद 2024 के चुनाव में नतीजे सीधा सीधा देखें तो ये नजर आता है कि अखिलेश यादव की जो पीडीए पॉलिटिक्स थी इंडिया गठबंधन की, वो कामयाब हुई। लेकिन अब मैं एक अलग मुद्दे पर आ रहा हूं। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जाति जनगणना करवाई जाएगी। क्या उन्होंने अखिलेश यादव से उनके पिछले कई महीनों की ये जो पीडीए एक्सरसाइज थी वो छीन ली है, या अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन इसका क्रेडिट लेंगे कि उन्होंने सरकार को प्रेशर में डाला? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूं। ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है। जैसे इसकी मांग, अगर मांग की जाए तो मांग तो इसकी कांग्रेस ने शुरू की। अब कांग्रेस का एलआई यूपी में कौन है? वो समाजवादी पार्टी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी इस चीज का समर्थन करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का संजाल है उत्तर प्रदेश में, अगर कांग्रेस को यूपी में आना है तो रोमिंग लगेगी उसको, क्योंकि टावर यहीं समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर ही कांग्रेस को बैठना है। उस लिहाज से ये मांग पीडीए को मजबूत करती थी। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरप्राइजिंगली इस मुद्दे को अचानक आगे कर दिया है, और इस मुद्दे के आने के बाद जिस तरीके से बात केवल इतने की नहीं है, अभी ये तय होना बाकी है कि यादवों का क्या होगा, कुर्मियों का क्या होगा, महापिछड़ा और महादलित किसे कहा जाएगा, इन सब चीजों की बातचीत है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यूं कोई ऐसा कार्ड नहीं खेला है जो उनसे उनको माइनस होगा। इस पर कैलकुलेशन समाजवादी पार्टी में लगातार जारी है, और अखिलेश यादव अभी तक अपने पीडीए फार्मूले पर अडिग है और इसका श्रेय लेने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि इसकी मांग हमने सबसे पहले उठाई थी, हमने सबसे पहले इसकी बात की थी, और अब ये एक बार फिर ऐसा मुद्दा सामने आ रहा है जो हम, मतलब जनता की हुई मैसेज है। लेकिन अंदर खाने में इस बात की रफू भारतीय जनता पार्टी ने अचानक जो ये कार्ड खेल दिया है, इस कार्ड से अपना नफा कैसे कमाया जा सकता है और नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है। नीरज जी, अगर इसे दूसरी तरफ से देखें बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या बीजेपी का जो तथाकथित स्वर्ण वोटर है वो इससे सहज है, या बीजेपी के लिए यह कोई खतरा है कि अपने वो इस पक्के वोट बैंक को, जो कुछ भी हो तो उसी की तरफ आता है, उसे अपने इस जातिगत जनगणना के कार्ड के जरिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब या नाराज कर देगी? ये खतरा है क्या बीजेपी को? देखिए, अगर आप पैन इंडिया बात करेंगे तो पैन इंडिया सिचुएशन जो है वो लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उतनी ही सीटें दे देता जितनी पिछली बार थी, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में होती। बिल्कुल। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा कोर स्टेट था, जो हमारा इंडक्शन स्टेट है, राम मंदिर से ही भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है, हमारा जो इंडक्शन स्टेट है उस स्टेट से ही धोखा मिला। ठीक है, उसको फैजाबाद कहा जाता है, लेकिन है तो अयोध्या ही।
राम मंदिर मुद्दा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में, और जो हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार इस मूड में कतई नहीं है। क्योंकि लल्लू सिंह जैसे ही लोगों ने इस बात की शुरुआत की थी कि अब की बार 400 बार और संविधान में परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद मरमरिंग शुरू हो गई इस बात की कि लगता है आरक्षण खत्म किया जाएगा। तो अब बीजेपी को यह साबित करना है कि हम आरक्षण खत्म करने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो और भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो पैन इंडिया मतलब राष्ट्रीय संगठन की बात की जाए तो वो संगठन चाहता है कि हम सारे वोटर्स जो हैं अदर देन मुस्लिम, इनको साथ लेके चले। यूपी में यादव को किनारे कर देते हैं, इनको साथ लेके चले ताकि अब वो गत ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक 36 की तस्वीर चल रही है राष्ट्रीय संगठन से इतर। यहां की सरकार हिंदू मुसलमान पे है, यहां पे मुद्दा हिंदू मुसलमान है। चाहे होली पे तिरपाल चढ़ाए जाए मस्जिद पे, चाहे जिस वक्त कांवड़िए निकल रहे हैं उस समय आपको ठेले पर और दुकानों पे अपनी नेम प्लेट लगानी हो कि आप मैकू हैं, मुबीन है, क्या है आप ये बताना पड़े। यहां पर सारे मुद्दे अभी भी हिंदू मुसलमान के चल रहे हैं। तो ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से या अमित शाह की तरफ से या जेपी नड्डा की तरफ से जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स में अब ये सबको एक साथ जोड़कर चलना चाहते हैं। वजह, अगर योगी आदित्यनाथ के फार्मूले को डिकोड करेंगे तो अगर हिंदू मुस्लिम है, अगर हिंदू मुस्लिम है तो कोई भी जात हो, धर्म हो, कोई भी दलित हो, पिछड़ा हो, वो हिंदू है, वो जाकर वोट करेगा। लेकिन अगर वो टुकड़ों में है, पिछड़ा अलग जा रहा है और पिछड़ों में उपजातियां अलग जा रही हैं और दलितों में अलग जा रही हैं, उनकी उपजातियां अलग जा रही हैं, यहां पर हिंदू टूटता है। और जब हिंदू टूटता है तो नुकसान सिर्फ भाजपा का होगा, क्योंकि भाजपा हिंदू मुस्लिम वाली पार्टी पे ध्रुवीकरण पर करे। और उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन केंद्र ने जो किया है उससे फिलहाल अभी अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को ये जोड़ घटाना चल रहा है कि इससे हमारा क्या नुकसान और क्या नफा हो सकता है। और पब्लिक पोस्चर ये है कि हम पीटीए वाले फार्मूले पर स्टिक है, स्टैंड कर रहे हैं और उसी के जरिए 2027 का चुनाव जीतेंगे। बाकी काफ़ी पेचीदा स्थिति है जो आने वाले दिनों में शायद ये जो पहेली और गुत्थियां हैं ये थोड़ी सुलझेंगी। लेकिन एक और मुद्दा जाने से पहले मनोज जी आपके साथ पूछना ज़रूरी हो जाता है, वो है मायावती की पार्टी का खेमा और आकाश आनंद की जिस तरह से कभी अंदर कभी बाहर, कभी हाँ कभी ना के अंदाज में पिछले कुछ महीनों में उनके साथ जो बर्ताव हुआ है, और अब फाइनली आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, यानी नंबर 2 का पद ऑफिशियली मायावती ने दे दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मायावती की पार्टी कहां खड़ी है इस पूरी चुनावी गुत्थम गुत्था में? अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल सही काम कर रही है तो पिछली बार मैं आप ही के साथ बैठा हुआ था और तब आकाश आनंद हटा किए गए थे। तब मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये मायावती है, और अभी आकाश आनंद खत्म नहीं हुए, अभी मायावती रोल बैक करेंगी, ये बिल्कुल संभावना है। और आज वही चीज सामने आई है कि आकाश आनंद को फिर सामने लाया गया है। इस पूरे प्रकरण के पीछे का जो मसला है वो अशोक सिद्धार्थ है, इसको प्ले अप करने के पीछे सतीश चंद्र मिश्रा है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्टिंग पर कहीं ना कहीं मायावती काम करती है। ये मायावती का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। कांचीराम के जितने करीबी नेता थे उनको सबको बाहर किया मायावती ने, और नई नई कोर एक बीएसपी खड़ी की जिसमें सिर्फ दलित मुद्दा नहीं था बल्कि पैसे का भी, फंड का भी इनपुट आना शुरू हो गया, ताकि पार्टी कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ाई जाएगी। यही वजह थी, मेरी मायावती से कई बार बात हुई तो उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि आभूषण लेना या उपहार लेना बर्थडे पर या ये सब कुछ करना, ये मेरी पार्टी चलाने का तरीका है, वरना हम पार्टी चलाएंगे कैसे? हमको कौन सा उद्योगपति या व्यापारी किसी तरीके का फंड करने आता? तो ये हमारा फंड जुटाने का एक तरीका है। खैर, तो आकाश आनंद के आने से अगर अब कोई पारिवारिक कांड विद इन फैमिली नहीं होता है, अगर सतीश चंद्र मिश्रा और उनके करीबी कोई अगली चीज आकाश आनंद के बढ़ते हुए कद को देख के अखरती नहीं है, तो यह फैसला अडिग रहेगा। 2027 में आकाश आनंद के आने से आपको बहुजन अभी आज मैं फिर हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि आकाश आनंद के आने से 2027 तक अगर ये चल गया मसला
और आकाश आनंद के हाथ में बागडोर रही, और जैसा कि लगता है कि रहेगी, अब की बार आप देखेंगे कि मायावती का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ नतीजे फिर लाएगा, क्योंकि जो कि अभी तक खुद साइडलाइन हो चुका है। जो जाटो वोटर है वो जाटो वोटर भी कट चुका है, लेकिन आकाश आनंद के आने से जाटो को भी, दलितों को भी, और खासकर जो यंग ब्लड आया है, इस ब्लड को भी एक अपना नेतृत्व दिखाई देगा, जिसमें तेवर मायावती के हैं, बशर्ते परिवार में अगली कोई गलती ना हो, फिर पार्टी के अंदर कोई एक चाल ना चली जाए और आकाश आनंद की कुर्सी लगातार बरकरार रहे, वरना ये डेडली कॉम्बिनेशन है बहुजन समाज पार्टी के रिवाइव होने के लिए। नीरज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आकाश आनंद को अगर ठहरने दिया अगले 18 महीने 20 महीने यानी 2027 के विधानसभा चुनाव तक परिस्थितियों ने, तो वो मायावती के लिए ना सिर्फ ये आकाश आनंद की वापसी होगी बल्कि बीएसपी की भी यूपी की पॉलिटिक्स में एक वापसी का सबब बन सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, हालांकि अभी बहुत वक्त है 2027 के चुनाव में, लेकिन पहलगाम प्रकरण और उसके बाद भारत का पाकिस्तान के ऊपर मुंह तोड़ जवाब और देश में राष्ट्रवाद की एक बयार, इसका पूरा असर क्या आप यूपी की पॉलिटिक्स पर देखते हैं? देखिए, शुरुआती ओवर्स में जब पावर प्ले हो रहा था, उस वक्त एक माहौल बना था और लोग पाकिस्तान को लेकर एग्रेसिव थे। और फिर एक बार, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, फिर एक बार थोड़ा थोड़ा हिंदू मुसलमान उत्तर प्रदेश में हो गया था। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, उस नेक्स्ट पावर प्ले में खेल डल हो गया और हर किसी की जुबान पर एक सवाल था कि ये गलत हो गया। हर कोई चाहता, एक्चुअली क्या है, अब जमाना ही ये दिल मांगे मोर वाला हो गया है, और यूपी तो इस मामले में बहुत आगे है। वो चाहते हैं कि अब लाहौर पे कब्जा हो जाना चाहिए, इस्लामाबाद पे तो हम टुंडे कबाब खुल जाना चाहिए, इस तरीके की बात समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद जो स्लॉग ओवर शुरू हुए, धीमे 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 प्रिवेल की चीजें यूपी में इस बात को बताने की कोशिश की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग बताई, लेकिन मायावती ने लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी की आवाज में आवाज मिलाई है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि देश ने जो सीज फायर किया या जो अभी तक के हमले किए थे वो बेहतर रहे थे। तो 2027 तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर ये मामला आगे कुछ और नहीं बिगड़ा, अगर ये मामला यूं ही चलता रहा, तो एक असर, मैं इसको देशवादी की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो जाति और धर्म की बात होती है, और जब जब पाकिस्तान पे अटैक होगा वो हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण ही होगा। बहुत साफ बात कर रहा हूं मैं आपसे, इसमें मुझे कोई कवर अप नहीं करना है, बहुत साफ बात बतानी है। तो हिंदू मुसलमान होगा, और ये चीज आगे चल के आप देखिएगा चुनावी भाषणों में, चुनावी सभाओं में इस बात में बात आएगी। एक कहेगा उन्होंने सीज फायर कर दिया, एक कहेगा कि उन्होंने ट्रंप को अपना आका बना लिया, और एक कहेगा कि हमने दुश्मन को घुस कर मारा। तो जो भी नारा, जो भी भाषण मजबूत हो जाएगा, उस तरफ फ्लो हो जाएगा उस चीज का, और इसी आधार पर चुनाव फिर एक बार हिंदू मुसलमान पे ही होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तासीर वही है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार का प्लेअप भी वही है, और इसका फायदा विपक्ष को भी होता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि कम से कम मुस्लिम इंटैक्ट होके उसकी तरफ आ जाए। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए 2024 का जो चुनाव था, वो चुनाव उत्तर प्रदेश के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी के लोग खुद मानते हैं कि 272 का जादुई आंकड़ा अगर बीजेपी नहीं छू पाई तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का नतीजा जिम्मेदार है। इस लिहाज से 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी में आगे की जो बीजेपी की भविष्य की राजनीति है, भविष्य का नेतृत्व है, भविष्य का आला कमान है, बहुत सारे सवाल हैं जो उस चुनाव से जुड़े हुए हैं। इसलिए उस चुनाव की तरफ बेसब्री से तमाम लोग देख रहे हैं और पार्टी के तौर पर तमाम पार्टियां उस चुनाव की तरफ एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं।
हर दिन नए नए परिवर्तन होंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, राजनीतिक घटनाक्रम होंगे जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। और मनोज जी, वक्त वक्त पर हम आपके पास आकर अपने दर्शकों के लिए इन सवालों के जवाब खोजते रहेंगे। और मूल सवाल यही है कि 2027 में यूपी में आखिर जीतेगा कौन। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।